स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। आप जब अपने स्मार्टफोन पर चैट जीपीटी से कोई सवाल पूछते हैं या फिर एक इमेज को जनरेट करवाते हैं तो आपको लगता है कि डेटा क्लाउड में प्रोसेस हो रहा है। लेकिन रियलिटी में ये वाला क्लाउड हवा में नहीं होता, ये डिजिटल क्लाउड है। उसका फिजिकल जमीन पर एक एड्रेस होता है और आज उस एग्जैक्ट एड्रेस को कंट्रोल करने के लिए भारत के दो मेजर स्टेट्स के बीच एक ऐसी खामोश जंग चल रही है जो आने वाले पूरे दशक में हमारे देश की डोमेस्टिक इकोनॉमी और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को डिफाइन करेगी। अगर हम डेली न्यूज और मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स को बहुत ध्यान से एनालाइज करें तो एक बात एकदम साफ है, डेटा सेंटर्स अब सिर्फ मामूली आईटी पार्क्स नहीं रहे, ये 21वीं सदी के न्यू ऑयल रिफाइनरीज की तरह हैं। और इस वक्त आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक ब्रूटल हाई स्टेक्स डेटा सेंटर वॉर में उलझे हुए हैं। इस वॉर का स्केल समझने के लिए पहले हमें थोड़ी सी ग्राउंड रियलिटी को समझना पड़ेगा। देखो, हैदराबाद आज भारत का थर्ड लार्जेस्ट डेटा सेंटर मार्केट बन चुका है। यहां करीब 34 फैसिलिटीज ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं, जिन्हें लगभग 20 अलग अलग मेजर प्रोवाइडर्स रन कर रहे हैं। कैपिटल लैंड नाम की एक कंपनी है, इसकी 40 मेगावाट फैसिलिटी की बात करें, या फिर CTRL की गाची बाउली और फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में मैसिव सेटअप्स, या फिर आयरन माउंटेन का 5.5 मेगावाट साइट, ये सब पहले से हैदराबाद में मौजूद हैं। लेकिन पिछले कुछ महीनों में गेम पूरी तरह से बदल चुका है। सारा का सारा फोकस बेसिक क्लाउड स्टोरेज से शिफ्ट होकर AI कंप्यूट और हाइपर स्केल फैसिलिटीज के ऊपर आ चुका है। AI एल्गोरिदम्स को ट्रेन करने के लिए जो कंप्यूटिंग पावर चाहिए वो नॉर्मल सर्वर्स हैंडल नहीं कर सकते। उन्हें चाहिए कस्टम AI चिप्स, बहुत बड़े लेवल के ऊपर कूलिंग सिस्टम्स और ऐसे इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स जो एक पूरे शहर को रोशन कर सकती हैं। और यही वो मेगावाट का एक झटका है जिसने दो स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स को एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में ला खड़ा कर दिया है। ये सिर्फ जॉब क्रिएशन का मुद्दा नहीं है दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी सुपरमेसी और फ्यूचर प्रूफिंग का सवाल है। जब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रेस जीतना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले उस जमीन और उस इंफ्रास्ट्रक्चर पर कब्जा करना होगा जहां से वो AI एक्चुअल में सांस लेगा। अब ये जो पूरा का पूरा जियोपॉलिटिकल और कॉरपोरेट चेस बोर्ड है जिसके ऊपर दो सबसे बड़े खिलाड़ी उतर चुके हैं, ये हैं Amazon वेब सर्विसेज और गूगल। और इनके पीछे खड़े हैं दो मुख्यमंत्री, तेलंगाना के रेवनाथ रेड्डी और आंध्र प्रदेश के N चंद्रबाबू नायडू। और इनके बीच का ये जो टकराव है ये प्योरली एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी और कॉर्पोरेट लॉबिंग की 3 आवर वर्कशॉप एक्चुअली बन सकता है। तो इसको जरा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो पूरी की पूरी कहानी है ये स्टार्ट होती है 2025 के जनवरी में स्विट्जरलैंड के डावोस से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग में। CM रेवनाथ रेड्डी ने Amazon के सीनियर मैनेजमेंट के साथ बंद कमरों में एक मीटिंग कंडक्ट की। ये वो वक्त था जब Amazon के CEO एंडी जेजी ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से मिलकर यह क्लियर कर दिया था कि Amazon 2026 से 2030 के बीच भारत में $48 बिलियन का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करेगा, जिसमें से $35 बिलियन बिल्कुल फ्रेश कैपिटल होगा। तो डेवॉस के उस इनफॉर्मल एग्रीमेंट को पेपर पर आने में लगभग 1 साल लगा। दिसंबर 2025 में तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट के दौरान फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन हुआ। लेकिन पॉलिटिक्स और बिजनेस में दोस्तों टाइमिंग इज एवरीथिंग। अब जैसे ही तेलंगाना ने अपनी इस जीत को सेलिब्रेट किया, आंध्र प्रदेश ने एक बहुत बड़ा काउंटर स्ट्राइक कर दिया। 2026 के मिड में रिसेंटली आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने अचानक अनाउंस किया कि गूगल अपना सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब और डेटा सेंटर विशाखापट्टनम में बनाएगा। और इसका जो स्केल है ये चौंका देगा। 600 एकड़, 3 अलग अलग कैंपसेस और लगभग 1,35,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। ये भारत के इतिहास का वन ऑफ द बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बन चुका है। रिपोर्टेडली आंध्र गवर्नमेंट ने सिर्फ स्टेट लेवल पर नहीं बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पर एग्रेसिवली लॉबी किया। और ये लॉबी इसलिए थी ताकि गूगल को टैक्सेशन स्टेबिलिटी और मैसिव फिस्कल इंसेंटिव्स दिए जा सकें। लेकिन तेलंगाना पीछे हटने वालों में से नहीं था। गूगल की अनाउंसमेंट के ठीक 2 महीने बाद जुलाई 2026 में तेलंगाना ने Amazon प्रोजेक्ट का नींव पत्थर रख दिया। 60,000 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट को भारत फ्यूचर सिटी में लॉन्च करके रेवनाथ रेड्डी ने Amazon से पब्लिकली ये डिमांड कर दी कि भैया इस इन्वेस्टमेंट को 2034 आते आते 1 लाख करोड़ रुपए तक स्केल अप किया जाए। ये सिर्फ एक कंपनी का फैसिलिटी सेटअप करना नहीं था, ये दो विजनरीज के बीच एक ईगो और लेगेसी की बैटल बन चुकी थी, जहां एक तरफ गूगल के कस्टम हार्डवेयर और वाइजैक की जमीन थी
और दूसरी तरफ अमेजॉन के कस्टम एआई चिप्स और हैदराबाद का एक ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड इकोसिस्टम मौजूद था। लेकिन दोस्तों इस दोनों मेगा सिटी प्रोजेक्ट्स का, ये दो बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं नॉन मेगा सिटी एआई प्रोजेक्ट्स का एग्जीक्यूशन काफी अलग है, क्योंकि यहां पर ज्योग्राफी उनकी एक्चुअल स्ट्रैटेजी को क्या करेगी, डिक्टेट करेगी। तेलंगाना देखो एक लैंडलॉक्ड स्टेट है, जबकि आंध्र प्रदेश के पास 1000 किलोमीटर की एक कोस्ट लाइन है। इस ज्योग्राफिकल डिफरेंस ने दोनों स्टेट्स की पॉलिसीज को फंडामेंटली शेप किया है। अगर हम तेलंगाना की अप्रोच को थोड़ा सा डीकंस्ट्रक्ट करके देखें तो उन्होंने एक नया इकोनॉमिक ब्लूप्रिंट तैयार किया है, जिसे वो क्या कहते हैं, प्योर। प्योर की फुल फॉर्म है पेरी अर्बन रीजन इकोनॉमी। यानी कि डेटा सेंटर्स को स्ट्रिक्टली शहर के बीचों बीच या हाईटेक सिटी या गाचीबौली में पैक करने के बजाय व्हाट तेलंगाना इज गोइंग टू डू, ये 202 एकड़ इसने भारत फ्यूचर सिटी में और 98 एकड़ चंदन वैली में अमेजॉन को एलोकेट किए हैं। पूरे मॉडल का लॉजिक एकदम क्लियर और बहुत ही ब्रूटल है। ये जोन्स सिटी फ्रिंजेस पर आते हैं, जहां रूरल और अर्बन फीचर्स आपस में अमलगमेट होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट डेटा सेंटर्स को एक कैटलिस्ट की तरह यूज कर रही है ताकि इन आउटर एरियाज में रैपिड लैंड कन्वर्जन होनी स्टार्ट हो जाए, लॉजिस्टिक्स हब बनने शुरू हो जाएं और रियल एस्टेट प्राइसेस स्काई रॉकेट करें। इस प्योर इकोसिस्टम को किकस्टार्ट करने के लिए तेलंगाना गवर्नमेंट ने अमेजॉन को 125 करोड़ रुपए की डायरेक्ट इंसेंटिव्स भी दिए हैं। उनका टारगेट एक डेडिकेटेड 1500 एकड़ का डेटा सेंटर सिटी कॉल्ड एज अलूर, इसको एस्टैब्लिश करना है। उन्हें मालूम है कि आने वाले समय में स्पेस और अनइंटरप्टेड पावर ग्रिड ही उनका सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट होगा। तो ये तो हुई तेलंगाना की बात। दूसरी तरफ अब आंध्र प्रदेश आता है। ये अपनी कोस्टल ज्योग्राफी को अपना सबसे बड़ा वेपन बना रहे हैं। विशाखापट्टनम को सिर्फ एक टीयर 2 सिटी की तरह नहीं, बल्कि एक ग्लोबल मैरीटाइम और डिजिटल गेटवे की तरह पोजीशन किया जा रहा है यहां पर। तो अब डेटा सेंटर्स, इनके बारे में आपको एक चीज पता होगी कि ये हीट जनरेट करते हैं, बहुत बड़े अमाउंट की हीट जनरेट होती है। तो एक हाइपर स्केल एआई सेंटर को ठंडा रखने के लिए करोड़ों लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। अब आंध्र प्रदेश में वाइजैक के पास समुद्र है, जिसका मतलब है कि पोटेंशियल मरीन कूलिंग टेक्नोलॉजीज और डीसैलिनेशन प्लांट्स के थ्रू फ्रेश वाटर सोर्सेज पर लोड कम करने का एक प्रॉमिस है यहां पर। इसके अलावा वाइजैक के पास सबमरीन इंटरनेट केबल्स के डायरेक्ट लैंडिंग स्टेशंस बनाने का एक एडवांटेज है। इससे क्या होता है, ये जो लेटेंसी होती है, जो लैग होता है, ये ड्रास्टिकली कम हो जाता है। गूगल जैसी कंपनी जो है ना, उनके लिए मिली सेकेंड्स पर ट्रेड और सर्च क्वेरीज प्रोसेस करना ये तभी पॉसिबल है जब लेटेंसी कम होगी। सो दिस इज एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट और ये गेम चेंजर भी बनेगा। सो बेसिकली एक तरफ तेलंगाना का प्योर मॉडल है जो लैंड कन्वर्जन और एस्टैब्लिश्ड आईटी ग्रिड पर बेट लगा रहा है, और दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश का ये कोस्टल एज है जो मरीन एडवांटेजेस और बहुत सारी टैक्स स्टेबिलिटी के ऊपर रिलाय कर रहे हैं। लेकिन इन दोनों स्ट्रैटेजीज के पीछे एक ऐसी डार्क रियलिटी छुपी है जिस पर कोई भी कॉर्पोरेट प्रेस रिलीज ये बात ही नहीं करना चाहती, और वो है रिसोर्स वेम्पायर। क्योंकि ये डेटा सेंटर्स एक वेम्पायर की तरह नेचुरल रिसोर्सेज को चूसेंगे। सोचो, आपका एक सिंपल चैट जीपीटी का प्रॉम्प्ट एक साधारण गूगल सर्च से करीब 10 गुना ज्यादा बिजली, ठीक है, ये कंज्यूम हो जाती है। एआई की एक इमेज जनरेट करने के लिए उतनी एनर्जी लगती है जो आपके फोन को 0 से 100 तक चार्ज करने में लगती है। जब हम इन इंडिविजुअल एक्शंस को मिलियंस और बिलियन से मल्टीप्लाई करते हैं, तब हमें इन डेटा सेंटर्स का एक बहुत डरावना चेहरा नजर आता है। ये सिर्फ डेटा प्रोसेस नहीं करते, ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के सबसे बड़े वैम्पायर्स हैं। और यही वो डार्क रियलिटी है जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के गवर्नमेंट्स केयरफुली पब्लिक की आंखों से, पब्लिक की नजरों से छुपाने की कोशिश कर रही है। जब पॉलिटिकल रैलीज में गीगावाट स्केल एआई हब की बात होती है, तो आम जनता को लगता है कि यह सिर्फ एक बड़ा आईटी पार्क होगा। लेकिन एक गीगावाट का मतलब समझना बड़ा जरूरी है। डू यू नो व्हाट 1 गीगावाट मींस? ये इतनी इलेक्ट्रिसिटी ना एक टीयर 2 सिटी को दिन रात चलने के लिए, उसके लिए सफिशिएंट होती है। गूगल और अमेजॉन दोनों ही अपने प्रेस रिलीज में 100% रीन्यूएबल एनर्जी और सस्टेनेबिलिटी जैसे ना बड़े बड़े शब्दों को जरूरत से ज्यादा यूज करते हैं। इतने ग्रीन प्रोसेसेस इनके हैं नहीं जितना ये लोग बोल रहे हैं। एंड अंडरलाइंग इंजीनियरिंग ट्रूथ ये कुछ और ही कह रहे हैं। एक बड़े स्केल के ऊपर डेटा सेंटर को 0 डाउन टाइम चाहिए, जिसका मतलब है कि आधे सेकेंड उसका एक फ्रैक्शन का भी पावर कट ये अफोर्ड नहीं कर सकते। तो सोलर और विंड एनर्जी इज हाईली अनप्रेडिक्टेबल, इसलिए इन ग्रीन फैसिलिटीज का बेस लोड और इमरजेंसी बैकअप हमेशा
लोकल ग्रिड्स पर डिपेंड करता है, जो आज भी बहुत हद तक कोल फायर पावर्ड प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी कोयले पर चलते हैं। इन इनडायरेक्ट कार्बन एमिशंस का डेटा आपको किसी कॉर्पोरेट ब्रोशर में नजर ही नहीं आएगा। सो दिस इज द रियलिटी दे आर ट्राइंग टू हाइड। जैसे जैसे हैदराबाद और वाइजैग में ये एआई को बैक करने वाले बड़े बड़े सर्वर्स 24/7 रन करेंगे, स्टेट के इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स के ऊपर एक अनप्रेसिडेंटेड स्ट्रेन आएगा, जिसका डायरेक्ट असर आम आदमी के पावर बिल्स और इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पर पड़ने वाला है। हो सकता है बहुत सारे पावर कट्स आम लोगों को झेलने पड़े। लेकिन सिर्फ बिजली ही इनका अकेला शिकार नहीं है। इतने बड़े बड़े सर्वर से जो गर्मी निकलती है उसे ठंडा रखने के लिए ट्रेडिशनल एयर कंडीशनिंग इज नॉट सफिशिएंट। इनको चाहिए करोड़ों लीटर पानी हर रोज लगातार। और यही पॉइंट इस डेटा सेंटर वॉर को डायरेक्टली ग्राउंड रियलिटीज और आम आदमी के सर्वाइवल से कॉन्फ्लिक्ट में करवा देता है। इस कॉर्पोरेट वॉर की ह्यूमन कॉस्ट अब जमीन पर दिखने लगी है। तेलंगाना की अगर हम बात करें तो पिक्चर उतनी परफेक्ट नहीं है जितना ये प्योर मॉडल इनका दिखा रहा है। इसमें आप एक विलेज है मेकागुड़ा, मेकागुड़ा विलेज का एग्जांपल लो। यहां ना एक 100 मेगावाट का माइक्रोसॉफ्ट का डेटा सेंटर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो इस रीजन की मैसिव टेक्नोलॉजी पुश का एक हिस्सा है। वहां के लोकल्स ने डायरेक्टली आरोप लगाया है कि इस फैसिलिटी ने कॉमन विलेज लैंड के ऊपर एनक्रोचमेंट की है, पहली बात। और बात यहां तक पहुंच चुकी है कि लोकल्स क्लेम कर रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से उनकी लोकल लेक कंटामिनेट हो गई है, जिससे लाइवस्टॉक और एग्रीकल्चर के ऊपर डायरेक्ट जानलेवा असर पड़ रहा है। एंड दिस इज नॉट एन आइसोलेटेड इंसिडेंट। जब आप बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को रूरल फ्रिंजेस में फोर्सफुली इंजेक्ट करने की कोशिश करते हो तो लोकल इकोलॉजी और एग्रेरियन इकोनॉमी क्रश होना शुरू हो जाती है। आंध्र प्रदेश में भी हालात अलग नहीं है। वाइजैग में गूगल के एआई हब अनाउंसमेंट के बाद वहां के ह्यूमन राइट्स फोरम यानी कि एचआरएफ और कई एनवायरमेंटलिस्ट इन्होंने इमीडिएटली रेड फ्लैग्स को रेज कर दिए। वाइजैग हिस्टोरिकली एक वाटर स्ट्रेस सिटी रहा है, क्योंकि समुद्र के पास होने के बावजूद वाइजैग में ग्राउंड वाटर डिप्लीशन पहले से ही एक क्रिटिकल इशू है। अगर एक ऐसे सिटी में इतने बड़े स्केल के ऊपर एआई सेंटर बनता है जो रोजाना लाखों लीटर फ्रेश पानी कंज्यूम करेगा, तो सिटी की वाटर सिक्योरिटी विल कोलैप्स कंप्लीटली। भले ही गवर्नमेंट ट्रीटेड वेस्ट वाटर या मरीन कूलिंग के प्रोमिसेस कर रही हो, पर उन प्रोजेक्ट्स को ढंग के स्केल के ऊपर एग्जीक्यूट करने की कॉस्ट और मरीन लाइफ पर वार्म वाटर डिस्चार्ज का इंपैक्ट, दिस इज गोइंग टू बी एन इकोलॉजिकल टाइम बॉम्ब। नोबडी इज टॉकिंग अबाउट दैट। ये दो स्टेट्स एक दूसरे से आईटी इन्वेस्टमेंट तो जीतने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस प्रोसेस में वो अपने ही इकोलॉजिकल रिसोर्सेज के खिलाफ वॉर लड़ रहे हैं। दैट्स द पैराडॉक्स ऑफ द डे। तो आखिर में द क्वेश्चन दैट अराइजेस इज कि क्या ये सब वर्थ इट है? जब हम 60,000 करोड़ या 1,35,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स देखते हैं तो पहला थॉट दिमाग में आता है जॉब क्रिएशन। जॉब क्रिएशन। हर सरकार यही प्रॉमिस करती है कि इन मेगा प्रोजेक्ट से लाखों नए रोजगार आएंगे, लेकिन इस इकोनॉमी का सबसे बड़ा पैराडॉक्स देखिए। डेटा सेंटर्स एक्चुअली कैपिटल इंटेंसिव होते हैं, लेबर इंटेंसिव नहीं होते। यह सच है कि फाउंडेशन स्टोन रखने से लेकर इनॉग्रेशन तक कंस्ट्रक्शन फेज में बहुत सारी टेम्पररी जॉब्स क्रिएट होंगी। जमीन के दाम दे आर गोइंग टू टच द स्काई। सीमेंट और स्टील इंडस्ट्रीज को बूम मिलता है, पर पेरी अर्बन रियल एस्टेट माफियाज और डेवलपर्स रातों रात अमीर भी बनेंगे, लेकिन एक बार जब बिल्डिंग बन जाती है, सर्वर्स इंस्टॉल हो जाते हैं और फैसिलिटी ऑपरेशनल हो जाती है, तो एक बहुत बड़े 100 एकड़ डेटा सेंटर को चलाने के लिए सिर्फ मुट्ठी भर हाईली स्पेशलाइज्ड इंजीनियर्स और सिक्योरिटी स्टाफ की जरूरत होती है। एल्गोरिदम्स और एआई खुद नेटवर्क को मॉनिटर कर रहे हैं। ये आईटी सर्विसेज की तरह नहीं है जहां एक बिल्डिंग में 5,000 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बैठकर कोड लिखेंगे। इट्स नॉट लाइक दैट। दिस इज गोइंग टू बी अ घोस्ट फैक्ट्री। ये घोस्ट फैक्ट्रीज की तरह होगा जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की मशीनरी तो होल्ड करते हैं, पर लोकल यूथ को डायरेक्ट मास एम्प्लॉयमेंट नहीं देता। तेलंगाना का अमेजॉन के साथ 125 करोड़ के ये जो इंसेंटिव और ये प्योर मॉडल का पुश है, और आंध्र प्रदेश का गूगल को फ्री हैंड देना, ये पता है क्या है? दिस इज एसेंशियली टैक्स पेयर्स के पैसे और रिसोर्सेज का ही ट्रांसफर करना। इन डेटा सेंटर्स की हाई प्रॉफिटेबिलिटी डायरेक्टली उन टैक्स ब्रेक्स, डिस्काउंटेड लैंड्स और हेवीली सब्सिडाइज्ड पावर और वाटर सप्लाई पर टिकी है, जो स्टेट गवर्नमेंट्स इनको ऑफर कर रही हैं। आने वाले दशक में साउथ इंडिया की ये दोनों सिबलिंग स्टेट्स ग्लोबल एआई रेवोल्यूशन की बैकबोन जरूर बनेंगी। भारत फ्यूचर सिटी और वाइजैक के एआई हब्स
दुनिया के सबसे एडवांस चिप्स को होस्ट बिल्कुल करेंगे। लेकिन इस डेटा सेंटर वॉर का अल्टीमेट विनर ना तो तेलंगाना होगा और ना ही आंध्र प्रदेश। असली विनर होंगी वो अमेरिकन टेक मेगा कॉरपोरेशंस, जिन्होंने भारत की दो स्टेट गवर्नमेंट्स को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करके सस्ते रिसोर्सेस, ह्यूज टैक्स वेवर्स और बहुत बड़े लैंड पार्सल्स सिक्योर करवा लिए हैं। डिजिटल इकोनॉमी का क्लाउड तो बन जाएगा, लेकिन जमीन पर एनवायरनमेंट और लोकल रिसोर्सेज का जो डिप्लीशन होगा उसकी भरपाई शायद कभी भी ना हो पाए। आपका इस पूरे मुद्दे के ऊपर क्या मानना है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी डेटा सेंटर्स की एक ह्यूमन कॉस्ट का बारे में पता लगे। और एक्चुअली में हम सोचें कि भाई ये डेटा सेंटर्स को बनाने से दे आर गोइंग टू रन ऑन देयर ओन, घोस्ट फैक्ट्रीज की तरह होंगी। कौन से रोजगार की बात कर रहे हो आप? ट्राई टू शेयर दिस वीडियो विद एवरीवन। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन अपना ध्यान रखिए। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।